Hello students, as we have discussed in our previous lecture, specific conductance, equivalent conductance and molar conductance and their variation with dilution and variation of molar conductance with dilution for strong and weak electrolyte, right? Now we are going to discuss Arrhenius theory of ionization. Arrhenius theory of ionization के कुछ main postulates हैं. Number one is an electrolyte when dissolved in water dissociate into positively and negatively charged particles जिनको हम cations और anions कहते हैं और इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट को जब हमने डिसॉल्व किया वाटर में तो उसका क्या हुआ आयनाइजेशन हुआ यानी कि वो डिसोशिएट हुआ किसमें आयंस में. सेकेंड पॉइंट इज अब टोटल चार्ज कैरिड बाय द पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव आयन. ठीक है, सो दैट द सॉल्यूशन एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, सिंपल है. थर्ड इज जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे जिसको हम कैथोड कहते हैं, और नेगेटिव आयंस जो हैं वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड कहते हैं. ठीक है. फोर्थ इज कि अब जब भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होगा, ठीक है, आयंस में, तो आयंस जो हैं वो वापस से रीयूनाइट होके वापस से क्या बना देते हैं अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल. ठीक है, ऐसा कब तक होगा जब तक अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता. राइट, द आयंस फॉर्म्ड कॉन्स्टेंटली रीयूनाइट. ठीक है, आयंस कौन से जो डिसोशिएट हुए हैं आयंस वो वापस से रीयूनाइट होके क्या बनाएंगे अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल टिल एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयंस एंड द अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल इज अचीव्ड. राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl है, NaCl डिसोशिएट होकर किस में डिसोशिएट हो रहा है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव यानी कि आयंस हो गए कैटाइंस और एनाइंस. ये कैटाइंस और एनाइन वापस से क्या बना रहे हैं NaCl बना रहे हैं रीयूनाइट होके. ठीक है, वापस से क्या बनाएंगे NaCl ही बनाएंगे. और ऐसा कब तक होगा जब तक दोनों किसमें अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल यानी कि NaCl पूरा और Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट इज the fraction of total number of molecules of the electrolyte that dissociate into ions is called degree of ionization या degree of dissociation. डिनोट करते हैं हम इसको अल्फा से कि अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएटेड. जब भी डिसोशिएशन होगा तो उसमें से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं टोटल में से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोशिएट होंगे यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं. ठीक है. सिक्स पॉइंट इज कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस. ठीक है, कितने आयंस प्रोड्यूस्ड हुए बाय द डिसोशिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. तो जितना ज़्यादा डिसोशिएशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी कंडक्टेंस होगी. राइट. सेवंथ पॉइंट इज द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोशिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव लाइक मॉलिक्यूल टुवर्ड्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, यानी कि जब भी डिसोशिएशन होगा तो उससे आयंस प्रोड्यूस होंगे तो हर एक आयन जो है वो एज अ मॉलिक्यूल बिहेव करेगा टुवर्ड्स द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, यानी कि NaCl जो डिसोशिएट हो रहा है वो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो रहा है यानी कि एक मॉलिक्यूल NaCl का डिसोशिएट हुआ तो दो आयंस प्रोड्यूस हुए. ठीक है, लेकिन वो दो आयंस जो है वो एज अ मॉलिक्यूल यानी कि टू मॉलिक्यूल ऐसे बिहेव करेंगे टुवर्ड्स द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट पॉइंट इज कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स आयन ऑलवेज. ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज होंगी आयंस की भी वही प्रॉपर्टीज होंगी. तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ Arrhenius theory of ionization. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है. नाउ देयर आर सम एविडेंस इन फेवर ऑफ Arrhenius theory. सबसे पहला है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. ठीक है, अब कंडक्टेंस मैंने बताया आपको किसी भी सॉल्यूशन की है वो डिपेंड करेगी कितने नंबर ऑफ आयंस जो है वो प्रोड्यूस हुए बाय द डिसोशिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यानी कि नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस पे डिपेंड करती है कंडक्टेंस. तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी. ठीक है, हमने ऊपर भी पढ़ लिया है ये. तो अगर हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एकदम से डिसोशिएट हो जाते हैं यानी कि उनका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन जो है वो क्या है हाई है. ठीक है, जिसके कारण अब जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होगा उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी. ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली डिसोशिएट होते हैं. ठीक है, तो जिसके कारण कंडक्टेंस जो है वो क्या होती है लो होगी. राइट. नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन. ठीक है, अब कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है विद डाइल्यूशन, हमने पढ़ लिया है पहले ही. कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो वो इंक्रीज होंगे विद डाइल्यूशन. अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और डिसोशिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वेरी करते हैं. ठीक है, विद डाइल्यूशन कि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन जो है एट एनी कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को हम एट एनी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू
लैम्डा सी यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा सी नॉट। नॉट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दैट कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिंपल और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ से हम अल्फा को मेजर कर सकते हैं, अल्फा को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता होगा, ठीक है। थर्ड इज इलेक्ट्रोलिसिस। अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो उसका क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। तो द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इज ओनली टू डायरेक्ट द आयंस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स, कि आयंस किस तरह से माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। तो फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यही है, ठीक है, कि आयंस जो है यानी कि पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से। ओके, फोर्थ इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पता ही है, पढ़ी हुई हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। तो यहाँ पर बात एक पॉइंट था कि हर एक आयन जो है वो एज ए मॉलिक्यूल बिहेव करेगा टुवर्ड्स द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके ही रिगार्डिंग है एविडेंस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ आई इज इक्वल टू, वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वेंट हॉफ फैक्टर को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोशिएट होगा किसमें, XA की पावर Y पॉजिटिव प्लस YB X नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से ही हमेशा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोशिएट होगा, ठीक है। तो बिफोर डिसोशिएशन कितने नंबर ऑफ मोल्स थे यहाँ पर, 1, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स थे बिफोर डिसोशिएशन, 1, AXBY कितने थे, 1 मॉलिक्यूल था, 1 मोल था, ठीक है। और अभी तक ये आयंस तो प्रोड्यूस हुए नहीं है तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0 है, ठीक है, 0 मोल है ये। आफ्टर डिसोशिएशन क्या होगा, अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है, ठीक है, तो आफ्टर डिसोशिएशन कितनी बचेगी इसके, कितने मोल्स बचेंगे, ये 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और ये कितने प्रोड्यूस होंगे, जितने ये डिसोशिएट होंगे उतने ये प्रोड्यूस होंगे, यानी कि X अमाउंट ऑफ अल्फा और Y अमाउंट ऑफ अल्फा प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए आफ्टर डिसोशिएशन, तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा, ठीक है, कितना हुआ, यहाँ पर अल्फा कॉमन ले लिया हमने, X प्लस वाई, और X प्लस वाई को हमने n पुट कर दिया, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। तो I इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। अब I क्या होगा, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय टोटल नॉर्मल वैल्यू ऑफ, तो नॉर्मल वैल्यू कितनी थी, नॉर्मल वैल्यू 1 थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो अल्फा जो है वो किसके इक्वल हो गया, अल्फा इज इक्वल टू टर्म्स रीअरेंज करके I माइनस 1 ओवर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ओसवाल्ड्स, तो ये था एविडेंस इन फेवर ऑफ अर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। अभी हमने अर्हेनियस थ्योरी में पढ़ा कि आयंस मॉलिक्यूल्स जो है जब डिसोशिएशन होता है तो आयंस जो है वो रीयूनाइट होके वापस से क्या हो जाता है, अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल बना देंगे। कब तक बनाएंगे, ऐसा कब तक होगा, जब तक उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये अर्हेनियस थ्योरी का एक पोस्टुलेट था। तो यहाँ पर हम वही अप्लाई करेंगे कि हमने सपोज AB कोई भी जनरल इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया, AB डिसोशिएट हो रहा है, एक A पॉजिटिव और B नेगेटिव के बीच में, और इनके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ओके, अगर सपोज AB की कंसंट्रेशन कितनी है, C, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, C मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो बिफोर डिसोशिएशन यहाँ पर A पॉजिटिव और B नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 0 है, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जब डिसोशिएशन हो गया है तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी हुई, ठीक है, C माइनस C अल्फा, ठीक है। जितने यहाँ प्रोड्यूस होंगे जितने यहाँ डिसोशिएट होंगे उतने ही यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। C कॉमन ले लिया हमने और इसको हमने लिख दिया 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अगर हम अप्लाई करें तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही पढ़ा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं A पॉजिटिव और B नेगेटिव। तो मोलर कंसंट्रेशन
हो गया A पॉजिटिव इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ B नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ AB। ठीक है, कंसनट्रेशन हमें पता है कितनी है, एक ए पॉजिटिव की कंसनट्रेशन सी अल्फा इंटू बी पॉजिटिव बी नेगेटिव की कंसनट्रेशन भी सी अल्फा है डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, सी से सी यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और के क्या है यहाँ पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, के यहाँ पर है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसको हम के डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के डी से। ठीक है, ओके। अगर अल्फा की वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, जैसे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा स्मॉल होगा कि हम अल्फा की वैल्यू जो है वो नेग्लेक्ट कर देंगे इन कंपैरिजन टू 1। ठीक है, तो अगर हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पर नेग्लेक्ट करते हैं तो के इज इक्वल टू क्या बचता है, के डी इज इक्वल टू क्या बचता है, सी अल्फा स्क्वेयर। ठीक है, और अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू के डी बाय सी। ठीक है, और अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट के डी बाय सी। ठीक है, और अगर हम सी जो है, सीज कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, ठीक है, तो देखो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल भी क्या हो जाएगा, 1 बाय सी। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 बाय सी। तो यहाँ पर हम ऊपर जो एक्सप्रेशन है वहाँ पर हम सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 बाय वी पुट कर सकते हैं, और 1 बाय बी पुट कर सकते हैं सी की जगह। ठीक है, तो 1 बाय वी हम पुट करेंगे जब, तो के डी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा इंटू वी, या अल्फा, और अल्फा की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के डी इंटू वी। ठीक है, दोनों ही केसेस में हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इंपॉर्टेंट है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बहुत ही, और वैलिडिटी ऑफ ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वैलिड है तो किसके लिए वैलिड है और कहाँ पर वैलिड होगा। तो जब हम वेरीफाई करेंगे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कंडक्टेंस मेजरमेंट से। ठीक है, जहाँ हमने पढ़ा अभी कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी ओवर लैम्डा सी नॉट। ठीक है, वहाँ से हम अल्फा की वैल्यू हम वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, जिस भी कंसंट्रेशन पे हमने फाइंड आउट करनी है। तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अल्फा और सी की वैल्यू, ऊपर एक्सप्रेशन है जो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू भी और सी की वैल्यू भी, ठीक है, दोनों पुट करेंगे। तो दोनों पुट करेंगे और देखेंगे कि के डी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो जब हमने वैल्यूज पुट की तो इट वाज फाउंड कि के डी की वैल्यू जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए के डी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब कि जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है दैट इज वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए के डी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है जो है दैट इज वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर या के डी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू हम भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमने पोस्टुलेट्स किए अर्हेनियस थ्योरी के। ठीक है, उसके बाद हमने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी पढ़ा जो कि बेस था अर्हेनियस थ्योरी के ऊपर। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट इज अर्हेनियस सजेस्टेड दैट आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, बट एक्सरे स्टडीज के अकॉर्डिंग मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलरेडी इन द आयनाइज्ड स्टेट। ठीक है, वो पहले से ही आयनाइज स्टेट में है। तो वर्ड जो आयनाइजेशन है उसको रिप्लेस होना चाहिए किससे, डिसोसिएशन से, यानी कि वहाँ पर क्या आना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोशिएट होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है कि एज एन इलेक्ट्रोलाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, यानी कि हमने वहाँ पर पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसॉल्व करेंगे तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, डिसॉल्व करेंगे हम वाटर में तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो एज सच द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस इवन इन द मोल्टन स्टेट, सो द फंक्शन ऑफ वाटर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय अर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, कि फंक्शन ऑफ वाटर क्या था अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो कि वाटर में ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, बट मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, अब जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था वो भी डराइव हुआ था किसके, अर्हेनियस थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड था वो भी, ठीक है। तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ विच इज डेराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ अर्हेनियस थ्योरी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम फेल्स फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो वहाँ पर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं था, वैलिड था, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं था। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस थ्योरी। फोर्थ पॉइंट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जब हमने कैलकुलेट किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक तो हम कंडक्टेंस मेजरमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी ओवर लैम्डा नॉट, ठीक है। और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या था, i-1 ओवर 1 माइनस एन, ऐसा ही n-1 ऐसा कुछ था, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। तो वहाँ से हम तो जब हम दोनों से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही थी, सेम नहीं आ रही थी, दोनों की वैल्यू जो है वो क्या आ रही थी, डिफरेंट आ रही थी। तो इट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस थ्योरी। नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली डिसोशिएटेड इवन एट मॉडरेट कंसंट्रेशन, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1 एट ऑल कंसंट्रेशन। तो अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन, बिकॉज ऑफ द डिसोशिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, ठीक है। तो वो जो ये जो पॉइंट है कि कंडक्टेंस इंक्रीज होगी विद डाइल्यूशन बिकॉज ऑफ द डिसोशिएशन, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं थी, ठीक है। द इंक्रीज इन कंडक्टेंस must be due to some other factors. In case of strong electrolyte, that increase in conductance is due to some other factor like interionic effects etc, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस अर्हेनियस थ्योरी के। नेक्स्ट है डिबाई-हक्केल थ्योरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डिबाई-हक्केल थ्योरी, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन डिबाई-हक्केल थ्योरी पे, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि कंडक्टेंस जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ आयंस पे, ठीक है, बट नॉट ओनली ऑन नंबर ऑफ आयंस बट ऑल्सो ऑन देयर स्पीड। यानी कि कंडक्टेंस जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आयन मतलब नंबर ऑफ आयंस के साथ साथ किस पे, उनकी स्पीड, आयंस की स्पीड पे भी डिपेंड करेगी कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आयंस की, या जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे और जितनी उनकी स्पीड होगी, कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पार्शली डिकम्पोज होता है, पार्शली डिसोशिएट होता है स्टार्टिंग में, फिर डाइल्यूशन और ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ पर आयंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसके कारण वो ईजिली मूव कर सकते हैं, उनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। जब कब होगा ऐसा, जब हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इसके कारण कंडक्टेंस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आयंस की उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी कंडक्टेंस, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है विद डाइल्यूशन, ठीक है। यही बात क्योंकि वहाँ पर स्पीड भी ज़्यादा है और मतलब डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि एक आयन दूसरे आयन की स्पीड को हिंडर नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके मोशन को रिटार्ड नहीं कर रहा है, कम नहीं कर रहा है, जिसके कारण कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन यही बात अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन एकदम से हो जाता है, ठीक है, एकदम से होगा तो उतने नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, डिसोसिएशन होगा जब, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की मूवमेंट को हिंडर करेंगे, ठीक है, रिटार्ड करेंगे एक दूसरे के मोशन को, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर और कंडक्टेंस, लेकिन जैसे ही हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो इंटरफेरेंस जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ना इनके बीच में, तो वो एक दूसरे की स्पीड को हिंडर नहीं करेंगे, जिसके कारण उनकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और कंडक्टेंस भी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब डिबाई एंड हक्केल ने एक्सप्लेन किया वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को विद डाइल्यूशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम द इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शंस अमंग द अपोजिटली चार्ज्ड आयन
ठीक है, कि अब अपोजिटली चार्ज आयन है, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है, उनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शंस हैं। एंड ईच आयन इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन्स। ठीक है, जैसे पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव आयन है तो वो सराउंड होगा लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव आयन से, कोई भी नेगेटिव आयन है वो सराउंड होगा लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन से, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक एटमॉस्फेयर कहेंगे। ठीक है, एंड दिस अफेक्ट द स्पीड ऑफ द आयन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब ये आयनिक एटमॉस्फेयर बन जाएगा तो ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा स्पीड ऑफ आयंस की स्पीड को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंटर आयनिक इफेक्ट्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इंटर आयनिक इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो इंटर आयनिक इफेक्ट्स जो है वो दो टाइप के हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट वन इज रिलैक्सेशन इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलैक्सेशन इफेक्ट की बात करें। रिलैक्सेशन इफेक्ट और एसिमेट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि हर एक सॉल्यूशन में हर एक आयन जो है वो अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड है। ठीक है, जिसको हम आयनिक एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट केस में पॉजिटिव आयन, सेंट्रल आयन जो है वो पॉजिटिव आयन है और सराउंडेड है किससे, नेगेटिवली चार्ज आयन, तो इसको हमने क्या बोला, आयनिक एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है यहाँ पर, तब तक ये आयनिक एटमॉस्फेयर क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, बट जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है। ठीक है, अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो क्या होगा, अब ये आयंस जो है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे और पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ जो सेंट्रल आयन है, पॉजिटिव आयन है, ये जो सेंट्रल आयन है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट, तो जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेशन होगा इसका, तो ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये तो जैसे ही ये जो सेंट्रल आयन है इस आयनिक एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा, ठीक है, माइग्रेट करेगा, तो नया आयनिक एटमॉस्फेयर बनाना चाहेगा अपने सराउंड में, मतलब पॉजिटिव दोबारा से नेगेटिवली चार्ज आयन इसको सराउंड करेंगे, नया आयनिक एटमॉस्फेयर बनाना चाहेगा। ठीक है, बट ये जो पुराना डिस्ट्रॉय होगा, पुराना आयनिक एटमॉस्फेयर जो है वो डिस्ट्रॉय होगा और नए आयनिक एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन होगी, वो एकदम से नहीं होगी, इंस्टेंटेनियस नहीं होगी। ठीक है, देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड आयनिक एटमॉस्फेयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू आयनिक एटमॉस्फेयर। अब इस टाइम लैग में क्या होगा, इस टाइम लैग में ये होगा कि पुराना वाला जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो इस सेंट्रल पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ वापस जो है वो खींचेगा, कि अपनी तरफ वापस जो है वो उसको पुल करेगा अपनी तरफ। ठीक है, जिसके कारण जो सेंट्रल लाइन है उसका मोशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसके मोशन को क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम लैग, जिसको हमने रिलैक्सेशन टाइम बोला है, इस टाइम में क्या होगा कि पॉजिटिव आयन जो है, जो पुराना वाला आयनिक एटमॉस्फेयर है वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ वापस खींचेगा। ठीक है, यानी कि दोबारा से इसको अपनी तरफ लेना चाहेगा, जिसके कारण इसका मोशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये इफेक्ट किसके कारण हुआ, यहाँ पर जो आयनिक एटमॉस्फेयर था वो सिमेट्रिकल ना रह करके क्या हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम एसिमेट्री इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन इफेक्ट तो कहते हैं, इसको हम एसिमेट्री इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये था रिलैक्सेशन इफेक्ट। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी सेम रिलैक्सेशन इफेक्ट की तरह ही बिहेव करेगा, बस यहाँ पर आयनिक एटमॉस्फेयर, यहाँ पर आयनिक जो अपोजिटली चार्ज आयनिक एटमॉस्फेयर है, जब वो मूव करेगा तो उसके साथ साथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी मूव करेंगे। ठीक है, यानी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे सेम वैसे ही बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की, आयनिक एटमॉस्फेयर के साथ साथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो भी माइग्रेट करेंगे, वो भी मूव करेंगे, और सेंट्रल आयन जो है वो दूसरी तरफ माइग्रेट करेगा, अपोजिट तरफ माइग्रेट करेगा। ठीक है, यानी कि सेंट्रल आयन जो है अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है, यानी कि बहुत सारे
वहाँ पर आयनिक एटमॉस्फेयर जो है वो उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है सेंट्रल आयन, ठीक है, जिसके कारण उसका मोशन फिर से क्या होगा, कम होगा, रिटार्ड होगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए दो इफेक्ट, रिलैक्सेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ठीक है, जिसके कारण आयंस का जो मोशन है वो क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी फोर्स हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं मोशन ऑफ आयंस को, जैसे कि विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है, ये भी क्या करेंगे, कम करेंगे मोशन को आयंस के। तो डिबाई एंड हकल ने डिराइव किया एक एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिबाई-हकल-ऑनसेंगर इक्वेशन। अगर आपको याद हो तो ये इक्वेशन हमने पहले भी यूज़ की है जब हमने वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस किया था विद डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वहाँ पर हमने ये इक्वेशन यूज़ की थी कि लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा सी नॉट माइनस 82.4 डिवाइडेड बाई डी टी रेज टू पावर 1/2 ईटा प्लस 8.20 इंटू 10 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय डी टी रेज टू पावर 3/2 इंटू लैम्डा नॉट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटू अंडर रूट सी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबल्स को स्पेसिफाई करते हैं कि लैम्डा सी तो हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, लैम्डा नोट हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डी इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ईटा विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, and T is the temperature of the solution and C is the concentration of solution in moles per liter, right? तो आप देख सकते हो कि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिबाई-हकल-ऑनसेंगर इक्वेशन। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन डिबाई-हकल-ऑनसेंगर डिबाई-हकल थ्योरी, ठीक है, या बीच में से रिलैक्सेशन इफेक्ट या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कुछ भी एक पूछा जा सकता है, या 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता था राइट द डिबाई-हकल-ऑनसेंगर इक्वेशन। जब राइट है तो आपने सिर्फ इक्वेशन लिखनी है ये 1 मार्क में, ठीक है, और सिंबल्स को स्पेसिफाई करना है, मीनिंग को उनके, ठीक है। तो दिस इज डिबाई-हकल थ्योरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस थ्योरी हमने पढ़ा, डिबाई-हकल थ्योरी, ठीक है, अर्हेनियस थ्योरी के पोस्टुलेट्स, डिबाई-हकल थ्योरी, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वैलिडिटी ऑफ ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और जितने भी न्यूमेरिकल हैं रिलेटेड वो आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, एंड जितने भी टॉपिक करवाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने उनको कर लेना है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो कभी भी। ओके, थैंक यू।